आज हम वो स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। वैसे नहीं करते, हम लोग पहला चैप्टर ले लेते हैं, ठीक है। जिसका हाँ पहला पार्ट नहीं हमने सब लिखा है। हाँ यूक्लिड विभाजन वो जिराफ में लिखा है। हाँ एक कॉपी लोग को बनवाए थे, ये सब लिखे हैं फिर से। हाँ सिर्फ ये वाला कॉपी पढ़ लोगे तो टोटल निकल जाएगा। ये सब जो लिखे हैं, हाँ वही चीज तो लिखवाएंगे, यही चीज लिखवाइएगा। हाँ कुछ कुछ हट के लिखवाएंगे। तो कुछ तो इम्पोर्टेंट कल बोला गया था कि कहाँ थी, कहाँ बोला? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक है, किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए दो पूर्ण संख्या है Q और R संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान होगी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां यहाँ क्या हो जाएगा तुम लोग का, ए बराबर भाज्य बी बराबर भाजक क्यू बराबर भागफल तथा क्यू बराबर भागफल तथा आर बराबर शेषफल। हिला दी ये की जान नहीं मार दे टंगड़ी से ना गलती से। हसन वास्तविक संख्या देखो, रियल नंबर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या, ठीक है। वे संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q क्या हो, सहअभाज्य हो, मतलब कि एक साथ हो। यहाँ पे क्या हो, पूर्णांक में हो, तथा Q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, तो परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/5, 7/9, -7/3, जैसे P बटे Q के रूप में, अगर जैसे Q हो गया 2 क्या हो जाएगा, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं इसको, कभी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो गया। अगर एक ऊपर रहा तो 1/2, ये तो साफ है, P बटे Q में लिखे हुए हैं, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, P बटे Q, मतलब जो बट्टे में वो बस हो गया। हाँ P बटे Q हो गया। अब आते हैं अपरमेय संख्या जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, अभी क्या रहेगा, अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट वाला, इसको कैसे लिखोगी, नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखो ये पाई क्या होता है, अपरमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ पर कंफ्यूजन होना देगा, पाई हो जाएगा अपर में और 22/7 परमेय संख्या। ये देखो ये भी रूट में दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ऐसा दिया गया है जो कि किसी का अंत्य न हो, वो क्या रहेगा, तो अपरमेय संख्या। और कभी कभी आ जाएगा ऐसे √4/√16, क्या हो जाएगा, ये परमेय क्या कितना, निकल जाएगा, हाँ इसका कितना हो जाएगा, 2, इसका हो जाएगा 4, 2 दूना के 4। देखो किसमें आ गया, परमेय संख्या।
कहते हैं सअभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांकों का ऐसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जिसका 1 अथवा -1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो सअभाज्य कहलाती है। जैसे कि 1 और 3, देखो इसमें क्या रहेगा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इतना ही आएगा ना, 3 हाँ, दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 1। दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? कैसे भैया? 1 या माइनस, इसमें माइनस भी आ सकता है। देखो दोनों का एलसीएम किससे कटेगा? दोनों, ये 1 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, 2 से भाग करके देख लो, 5 से 2 दूना के 4, 1। अब किससे कटेगा? 2, 2 बार में 2, किससे कटा? 1 से। इसका भी 1 से होगा, 1 से 3 कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा इसका सअभाज्य संख्या ऐसे हो जाएंगे। तो दोनों का एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 या -1 आना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। अब परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, शांत परमेय संख्या को दशमलव प्रसार कितने प्रकार के? 1 और 2 प्रकार के। वहां पर शांत दशमलव प्रसार ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों के बाद शांत या पूर्णतः समाप्त हो जाता है, शांत दशमलव कहलाता है। मतलब कि इसको लिखने के बाद यहाँ पे समाप्त हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? समाप्त हो गया। जैसे कि लिख देते हैं हम लोग कितना, अगर 10 लिख देते हैं, 10 ले अगर 3 से करना होगा तो 3 तिहाई 9, 1 दशमलव 0 3, बार बार वही आएगा, बार बार यही आ रहा है। कहीं बताओ दशमलव शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा, क्योंकि बार बार आ रहा है। और यहीं पर अगर यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर शांत 5.21, ये क्या होगा? शांत हो गया। अब आते हैं हम लोग अशांत दशमलव पे। अशांत दशमलव प्रसार ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में शांत या पूर्णतः समाप्त नहीं होता हो, अशांत दशमलव कहलाता है, तथा यह प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। तो अशांत आवर्ती होता है, अशांत अनावर्ती आता है। इसी में हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसी दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता है लेकिन भागफल में अंकों का पुनरावृत्ति का खंड प्राप्त हो, मतलब एक ही चीज बार बार आए। जैसे कि देखो 1/3 एक ही चीज आ रहा है, 3 3 3 3 3 3 ये आएगा, रहेगा हम लोग का अशांत अनावर्ती, आवर्ती, सॉरी देखो ये आवर्ती। देखो ये बार बार आ रहा है, 3 को हम लोग ऐसे कर देंगे, इसको बार बोलते हैं, बार या खंड, बार या खंड। अशांत अनावर्ती अब आते हैं। दशमलव प्रसार जिसका अंत न हो और न ही भागफल में अंकों को पुनरावृत्ति का खंड प्राप्त हो, उसको अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे कि ऐसा प्रसार वाली संख्याओं को अपरमेय संख्या भी कहते हैं। जैसे ऐसे आ गया 1 के बाद 0, फिर 2, फिर डबल 0 का 2, फिर ट्रिपल 0 का 2। देखो दोहरिया रहा है, एक ही चीज नहीं आ रहा है ना बार बार, इसके जैसे आ रहा है नहीं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? अंत्य नहीं हो रहा है ना, ये क्या रहेगा? अशांत अनावर्ती दशमलव। अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, जैसे में 1.32399 ऐसे, तो बताओ शांत होगा कि अशांत अनावर्ती होगा? पहला अशांत हो गया, दूसरा अपरमेय संख्या हो गया, तीसरा अशांत अनावर्ती हो गया। अगर हम लोग लिख देते हैं 10.3222, मतलब ये क्या होगा? ये अशांत अनावर्ती में होगा। अशांत आवर्ती में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आने लगा? एक ही चीज आने लगा, 2 2 2 2 ना। यहाँ पर जब एक ही चीज को फिर से दोहरियाने लगा, ये क्या हो जाएगा? आवर्ती में आ जाएगा, ठीक है, अशांत आवर्ती, क्योंकि आगे भी आते रहेगा। यहाँ पर देखो अलग अलग चीजें अगर आएगा, ऐसे 2 3 4 5 ऐसे आने लगेगा, क्या हो जाएगा? अनावर्ती हो जाएगा। इसमें कोनो दिक्कत है? कबूल। अनावर्ती मतलब क्यों क्या होगा? एक ही चीज नहीं आएगा, बार बार माने आएगा लेकिन एक ही चीज नहीं रहेगा। आवर्ती रहेगा केवल एक ही चीज बार बार करके आएगा, ठीक है। हाँ, इसको मिटाते हैं, इसका एग्जांपल एक आध को देते हैं। देखो मिटाना मिटा दे, नहीं लिखे बोलने वाला नहीं लिखे। अरे तुम अभी तक शुरुआत ही कर रही हो। उधर गलती है।
लिख रहा तो पागल लिख चल लिख। भाई भी पूरा नहीं लिखेगा। आवाज पूर्ण। बहुपद एक बीजीय गणितीय व्यंजन जिसमें सभी चर की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है उसको बहुपद कहते हैं। इसके चर की घात क्या हो, एकदम पूर्ण संख्या में हो। चलो देखो इस पर कितना है 2, कोई द्विघात बहुपद हो जाएगा। बहुपद के प्रकार, बहुपद कितना, एक होता है डिग्री के आधार पे, एक होता है टर्म या पद के आधार पे, ठीक है। जैसे हो गया डिग्री के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। उसको आगे देखते हैं हम लोग। देखो पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद की घात एक हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखो इस तरह का है, इसके घात क्या हो जाएगा 1 ना, ये क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद। जैसे कि हो गया 2y + 5, ये क्या हो गया रैखिक बहुपद हो गया। इस पर कोई घात नहीं है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद की घात कितना होती है 1 होती है। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे कि देखो x² + 3x + 5, इसके घात पर कितना है 2 है, तो ये रहेगा द्विघात बहुपद। अगर हम इसको ऐसे हटा दिए कि कौन सा बहुपद हो जाएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब आते हैं त्रिघात। त्रिघात को ही बोलते हैं घन बहुपद। जैसे कि देखो 3 हो गया, ऐसे कर दिया कहीं घन हो गया इस पे, इसको बोलते हैं घन या त्रिघात बोलेंगे, ठीक है। जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखो रैखिक है 1 हो जाएगा, द्वि लिखल है 2 हो जाएगा, त्रि लिखल है 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर जिसका घात सबसे बड़ा रहेगा उसी को बोलेगा। 4 रहेगा तो चौघात बहुपद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 है तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। x³ + 6x² + 2x + 7 त्रिघात बहुपद। अब आते हैं इधर एक पदी बहुपद। अब इधर आते हैं, इधर का एक पदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखो एक पद है सिर्फ ना, इतना टोटल क्या है एगो पद है। द्विपद, जिस बहुपद में 2 पद होते हैं उसे द्विपद कहते हैं। जैसे एक पद, यहाँ पे 2 पद, ठीक है। त्रिपदी बहुपद जिसमें क्या हो 3 गो पद हो, 1 2 3 गो पद, ठीक है। पद में देखो ऐसे है, ऐसे अगर देखा जाए कहीं कौन सा बहुपद है, बहुपद इधर बोला जाएगा तो द्विघात बहुपद है। अली कौन सा रैखिक बहुपद। देखो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है जब 2 गो रहेगा, जब द्विगो रहेगा, देखो x अल्फा और बीटा रहेगा सिर्फ ना, उसको कैसे बनाएंगे x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा गुणे बीटा। देखो इसका सूत्र अभी लिखवाएंगे तुरंत ना। इसका सूत्र होता है -b/a, इसका क्या होता है c/a, आगे लिखेंगे। अर्थात कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे वो अल्फा गुणे बीटा हो गया। देखो इसका मतलब x² - इसका मतलब माइनस शून्यांकों का योग, ये क्या हो गया शून्यांकों का योग, x है तो x, प्लस है तो प्लस, शून्यांकों का गुणनफल। त्रिघात बहुपद जब बनाना रहेगा तो अल्फा बीटा गामा तीनों रहेगा तो x पर q माइनस अल्फा गुणे बीटा का x²। इसमें क्या चीज था अल्फा प्लस बीटा का, इसमें अल्फा गुणे बीटा का x² प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, x माइनस अल्फा गुणे बीटा प्लस गुणे गामा, ये हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा त्रिघात के लिए, ठीक है। इतना तक समझ में आया। ज्यादा द्विघात बहुपद पूछता है। हाँ कहीं देखो ये त्रिघात को हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। फिर अभी इसका और इसका सूत्र हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं आगे। देखो इसका पहले सूत्र लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a, अल्फा गुणे बीटा c/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। ये दोनों सेम है ना। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा c/a। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, ठीक है। कभी भी देखो ये दोनों गुना वाला है, दोनों सेम है। यहाँ पे देखो प्लस वाला है, दोनों सेम है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस देखो अल्फा गुने बीटा गुने गामा हो जाएगा -d/a। अगर ax² + bx + c इस तरह का अगर सवाल हो तो माइनस में क्या लिखेंगे, दोनों माइनस हो जाएगा कि तो दोनों प्लस हो जाएगा।
अगर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी हो, एक प्लस होगा एक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी हो, इस तरह से हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, एक माइनस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा, पहले माइनस होगा फिर बाद में प्लस होगा। बदल जाएगा। हाँ यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, यहाँ का पहले रहेगा दोनों में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आते हैं बहुपदों का शून्य। अगर इस तरह का सवाल अगर दिया गया हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2√2x माइनस 16, इसको अगर देखते हैं तो हम लोग निकालना है इसका शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग। एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी की जगह पर क्या है माइनस 2√2, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√2 और क्या दिया है ए की जगह पर 1 है 1, भाग देने के बाद इतना हो जाएगा। अल्फा गुणे बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी की जगह पर क्या है माइनस 16, यहाँ पर क्या है 1, भाग देने के बाद माइनस 16। ये अब दूसरा सवाल अंक को लेते हैं, एक्स है तो उसको नहीं लेंगे कि सी की जगह पर है, सी की जगह पर उसको लेंगे। यहाँ पे यदि अल्फा और यदि ए बी सी और गैर शून्यक हो और ए प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य हो तो ए एक्स स्क्वायर बटे बी सी बी स्क्वायर सी ए प्लस सी स्क्वायर ए बी बराबर है। देखो क्या बोला है गैर शून्यक हो, ए बराबर गैर शून्यक गैर शून्यक गैर शून्यक, तो शून्य के बराबर नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बोला है शून्य हो। एक सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc। निकालना क्या है हमको ये वाला निकालना है, इस सबका क्या ले लेंगे एलसीएम abc। अब इसमें देखो भाग करो, इसमें क्या है bc कट गया, यहाँ पे बचा क्या a में a क्या करेंगे a क्यू, यहाँ पे ca है ca कट गया, बचा क्या b बचा b क्यू, यहाँ पे ab कट गया c बचा तो c क्यू, और तीनों का मान कितना दिया है यहाँ पे 3abc यहाँ पे दिया है, और नीचे में लिखा है abc खत्म 3 बच गए आंसर। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 2 बिल्कुल विभाजित हो और एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के हो। दिया क्या है x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर 2 को इधर लेकर चले गए -2 हो गया, तो इसको उतार लेंगे यहाँ पे, जहां जहां x रहेगा वहां 2 -2 रख देंगे, जहां जहां x है -2 6 -2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ पर लिखा है x -2 प्लस के 2 का देखो यहाँ पर क्यू करेंगे कितना हो जाएगा -8 6 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 4 दूना 8 माइनस ही प्लस है हो जाएगा -8 प्लस के 6 चौके 24 -8 यहाँ पर -8 प्लस के, इसको पहले जोड़ लो 8 कितना हो जाएगा -16 प्लस 24 प्लस के, तो 16 24 में ले 16 को घटाएंगे कितना 8, किसका चिन्ह बड़ा है प्लस का, हो जाएगा 8 प्लस के इधर ही रहने दो, इसको लेकर जाओगे कितना हो जाएगा -8 आंसर हो जाएगा। दूसरा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है तो के का मान, और शून्यक दे दिया है पहले ना, शून्यक जहां जहां x रहेगा वहां के हो जाएगा, शून्यक कितना दिया है 2, जहां जहां x है वहां पे 2 रख लो, 2 प्लस के 3 दूना के 6 2 दूना के 4 6 4 हो गया 10, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस के बराबर कितना 0, लेकिन के बराबर कितना हो जाएगा -10 इधर हो गया, तो ये भी आंसर। ये चैप्टर खत्म हो गया, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण 4 अंकीय समीकरण जैसे प्लस माइनस गुना तथा भाग द्वारा जुड़े चर और अचर के संयोग को बीजगणितीय व्यंजन कहते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जिसका घात क्या हो अधिकतम 1 हो, उसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि देखो 6x प्लस 7 बराबर 10 प्लस 3x, ये क्या है एक चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ पे y प्लस 2 इस पर भी देखो क्या है रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण का उदाहरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले x और y में रैखिक समीकरण को प्राय निम्न रूपों में लिखा जाता है, जैसे कि हो गया x और y को लिखा जाता है किस तरह से ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0। ऐसा रहेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ए बी सी ये वास्तविक अचर है। वास्तविक क्या है? अचर संख्या है। जैसे कि देखो x बराबर अगर 2 दिया है, y बराबर -2 दिया है, इसको किसका मान निकल जाएगा? इसका मान निकला हुआ है। देखो देखो 5x प्लस 3y बराबर 4 का ये क्या है? टोटल हल है। इसका मान निकलेगा। हम लोग आगे मान निकालेंगे इसका। दो चर वाले x तथा y में दो चरों के रैखिक समीकरणों का समान रूप क्या होगा ना? x1 a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर देखो ये एक हो गया और दूसरा का a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 दूसरा का समीकरण। इसी पर आते हैं वहां पे, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। अनुपातों की तुलना, आलेखीय निरूपण और बीजीय व्याख्या और संगत। a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं रहेगा b1 बटे b2 का, तो ये क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी ना। ये क्या करेगी? प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटेगी। और इसका कितना हल होगा? एक हल होगा। और ये क्या होगा? संगत होगा। देखो अगर बराबर नहीं होगा। हाँ संगत मतलब बराबर होता है ना भैया? हाँ, जब जानबे देखो यहाँ पे कोई ये अगर बराबर है, ये भी बराबर है, अगर तीनों अगर बराबर रहेगा तो ये क्या होगा? संपाती रेखाएं होगा। ये क्या होगा? अनंत हल होगा और ये संगत होगा। ये भी अगर दोनों बराबर होगा, अगर ये दोनों बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो इसकी रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। जैसे इस तरह से रहेगा, इस तरह से अगर, तो इसकी रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। ये क्या होगा? असंगत होगा। इसी तरह से सवाल में आते हैं, के का मान जिसके लिए समीकरणों की प्रणाली के एक्स माइनस वाई बराबर 2 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल है। इसको देखो कैसे करेंगे। ये दिया गया है, ये क्या है? a1, ये क्या है? a2, ये कितना है? b1 b2 को देखो। a1 के जगह पर क्या है? k, b1 के जगह पे, a2 के जगह पे 6, b1 के जगह पे 1 है, कुछ नहीं तो क्या है? यहाँ पे 1 है। b2 के जगह पे 2, लेकिन दोनों क्या है? माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? यहाँ पे देखो किसका मान बोला है? के का मान निकालेंगे। के यहीं पर छुपा हुआ है, तो ये दोनों को हल करेंगे। तिरछा तिरछे गुना करो, ये माइनस माइनस कट गया। इसमें करेंगे कितना हो गया? 2k। एक इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 6 ना। के इधर रह गया 6 और 2 से इसको कटाओ, कितना हो जाएगा? 3 आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो के का मान जिसके लिए समीकरण इतना दिया गया है, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 और 5x प्लस के वाई प्लस 1 बराबर 0, तो के का मान ज्ञात करें ना। यह प्रणाली का कोई हल नहीं है, इसको ज्ञात करना है। इसका देखो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और नहीं है c1 बटे c2। और कहोगे कि ये कैसे होगा? क्या बोला है? कोई हल नहीं है। कोई हल किसमें नहीं रहेगा? कोई हल इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें इसको रखेंगे, इसको रखें ना। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ना, बराबर नहीं है c1 बटे c2, बराबर नहीं है, एक कोई मतलब है, नहीं रखेंगे। a1 बटे a2 कितना दिया गया है? a1 कितना दिया है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? a2 5, b1 कितना दिया गया? 2 और b2 के जगह पे k, c1 कितना दिया गया? -3 और इसके जगह पे कितना है? 1। देखो और के किस में छुपल है? इसमें है। ये तो बराबर है, ये नहीं है, इसको नहीं लेंगे। के इसमें गुना करेंगे, कितना होगा? के 5 गुना के 10, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना? इसको प्रैक्टिस करो। हेलो देखो द्विघात समीकरण स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐसा बहुपद जिसके चर और उच्चतम घातांक 2 हो ना, उच्चतम मतलब ऊंचा घातांक का हो 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, इसका देखो घातांक क्या? 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। मूलों की प्रकृति ax² प्लस bx प्लस c अगर इस तरह से दिया गया हो ना, तो इसको निकालने का तरीका है, मूलों की प्रकृति बोलेगा कि d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, और d को क्या बोलते हैं? विवेचक या उसको विविक्तर बोलते हैं। d को विवेचक या विविक्तर बोलते हैं। द्विघात समीकरण का जब विविक्तर निकालने के लिए आएगा, तो देखो व्यंजन b² माइनस 4ac द्विघात बहुपद, इसका अगर इस तरह से दिया रहेगा तो कौन सा सूत्र पर निकालेंगे? इसको। अरे विविक्तर को क्या बोलते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मेन सूत्र होता है, अगर x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी वेक्टर को क्या लिखा है, बी वेक्टर को क्या मानते हैं, डी ना, इसको डी भी लिख सकते हैं। ये मिट गया, इसको डी भी लिख सकते हैं, इतना चीज को ना। पहले क्या करेंगे, डी निकाल के, इसको निकाल के यहाँ पर इसका मान रख देंगे। तो एक्स बराबर ना, ये भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस और रूट में इसको डी और 2 है। अल्फा बराबर माइनस बी, इसको दो भाग में तोड़ देंगे, एगो प्लस एगो माइनस में, एगो प्लस में रूट में डी, डी लिखो चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, और एगो बीटा माइनस बी रूट में डी बटे 2 है, 2 है। ये हम लोग का सूत्र हो गया, ठीक है। एगो मान निकालने के लिए ये हो जाएगा, एगो मान निकालने के लिए ये हो जाएगा। अब आते हैं इस पर, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालने के लिए विविक्तर, देखो ये वाला निकालेंगे, डी से जब क्या रहेगा, जीरो क्या हो, बड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो मूलों की प्रकृति कैसा रहेगा, वास्तविक, परिमेय और असमान रहेगा। और डी अगर और डी बड़ा हो और क्या होना चाहिए, वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो को क्या रहेगा, वास्तविक, अपरिमेय और असमान। और इसमें क्या रहेगा, ऋणात्मक हो और डी क्या हो, जीरो से छोटा हो ना, कहीं का अधिकल्पित रहेगा, वो काल्पनिक बनेगा। इसका शून्य अर्थात डी बराबर अगर जीरो हो ना, अगर डी का मान जीरो आ जाए, जिसे इस तरह से आया हुआ है, डी का मान जीरो आ जाए, ये क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। जैसे समीकरण 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ए बराबर कितना दिया है, 16, डी बराबर माइनस 24, सी बराबर 9। देखो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर क्या दिया गया है, माइनस 24 का स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4, ए की जगह पर क्या है 16, सी की जगह पे 9। इसको गुना करने के बाद आएगा 576, 24 का स्क्वायर 576, माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, दोनों से घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 0। डी बराबर कितना निकला, 0। हम क्या बताया, डी बराबर अगर 0 हो तो वास्तविक और समान रहेगा, तो वास्तविक और समान रहेगा, ठीक है। अब आते हैं, अगर अल्फा और बीटा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 है तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, यही मान ज्ञात करना ना। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा। अब इसमें क्या करो, ये क्या भाग करेंगे, भाग करने के बाद बीटा बीटा कट गया, बचा क्या, अल्फा, ये अल्फा 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 दो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा है, इसमें करने के बाद अल्फा अल्फा काम खत्म, बच गया बीटा, बीटा बीटा दो हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2ab की जगह पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस इंटू बीटा, बटे में देखो जो है सो लिख दिए हैं। अब इसका मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी की जगह पर क्या है 7 और ए की जगह पे 2, इसका मान निकला अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा को देखो, इसका कितना होता है सी बाई ए, सी की जगह पर क्या है 12, ए की जगह पर क्या है 2, कट गया, कितना हो गया 6, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया -7/2, अल्फा गुणे बीटा का मान 6। अब इस सूत्र पर बैठाओ, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, -7/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, यहाँ पर देखो अल्फा गुणे बीटा तो कितना हो गया 6, 6 दूना के 12, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, नीचे में 6 है तो 6, यहाँ पर देखो। अब इसको करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसको घटाओ, बरचौक कितना होता है 48, देखो एक स्टेप यहाँ पर करके देखो कितना, 4 माइनस 12, इसको निकालेंगे तो 4, इसमें इसे गुणा करो, 48 माइनस कितना हो जाएगा 49, 1 कितना हो गया 4, उसी 1/4 को यहाँ पर लिखे है, ये हो गया 6। देखो अब क्या होगा, ये नीचे है, ये दोनों में क्या हो जाता है गुना हो जाएगा, चौके 24, 1/24 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल हमेशा देखो भी आएगा।
आज हम लोग समांतर श्रेणी स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को बोलते हैं एपी। ठीक है, अंगणितीय प्रगति संख्याओं की एक श्रृंखला है जिसमें लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है। मतलब कि बीच के अंतर क्या हो, समान हो। जैसे कि इसमें से इसको घटाओ, कितना हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा 5, 13 में 8 जाएगा 5, इसमें से इसको क्या, मतलब कि समांतर, समान अंतर हो। समानांतर माने समान अंतर। जैसे एक सूत्र होता है इसका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। देखो इसका उपयोग कैसे करेंगे, जैसे कि इसका दिया गया है 3, इसका दिया गया है 8, इसका दिया गया है 13। देखो इसका उपयोग कैसे करेंगे, बोल दिया कि अगर पहला अंक दिया गया है, अगर ए दिया है हमको, ए दिया है 8 दिया है, तो बोला कि हमको तीसरा पद ज्ञात करे। अगर ये 3 दिया है, तीसरा पद ज्ञात करे। पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा निकालना रहेगा। क्या करेंगे, ए प्लस 2d। ए का मान कितना, ए प्लस 2d। ए का मान कितना दिया है, 3, 2। डी का मान कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना निकल गया, 5। 5 गुना 10, 3 कितना हो जाएगा, 13। देखो 13 दिया है, ये तीसरा मान हो जाएगा। चौथा का भी वैसे ही निकाल लेंगे। नहीं तो ऐसे देख लो, ये कितना है, डी कितना आ रहा है, 5, इसमें से 5 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 18। ठीक, देखो ये समझ में बता दें। तो ये दिया गया है 5, समान अंतर को क्या बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं। 3 में ले 8 में ले 3 जाएगा कितना, 5। 13 में ले 8 जाएगा कितना, 5। 18 में ले 13 जाएगा कितना, 5। समान अंतर है, समान अंतर को क्या बोलेंगे, समानांतर बोलेंगे। इसको अभी मिटा देते हैं। एक सूत्र है इसका ए प्लस डी, मतलब कि एक पद निकालने के लिए दुई पद, कितना है, तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे करते करते nवां पद निकल जाएगा। यही पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ही करते करते कितना, nवां पद तक। कभी भी निकालना रहेगा दूसरा पद, यहाँ पर 1 वाला ले लेंगे, ये इसको तीसरा बोलेगा कि 1 घटा के लेंगे। देखो तीसरा पद पर 2 रहेगा, चौथा पद बोलेगा तो 3 रहेगा, पांचवा पद बोलेगा तो 4 रहेगा, छठा बोलेगा तो 5 रहेगा, 1 को घटा के लेंगे। अब आते हैं इसमें, यदि ए बी सी अंगणितीय प्रगति में हो, तो अंगणित में हो, तो इसको क्या करते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस सी बटे 2, और इसी को क्या कर दिए, इसमें गुना हो गया, कितना हो गया, 2b, और ये प्लस सी हो गया। ये एक सूत्र हो गया हम लोग का। दी गई संख्याओं की सूची a1, a2, a3, a4 और ऐसे ऐसे करके कहाँ तक, an तक हो जाए। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया गया है ना, कितना है, a1, a2, a3 ऐसे करके an तक दिया गया है। समांतर श्रेणी की सूची में है तो सर्वांतर, सर्वांतर मतलब दोनों का अंतर। डी, किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर होता है। किन्हीं 2 क्रमागत पद मतलब कि इसका और इसका अंतर सिर्फ रहेगा, डी। देखो डी बराबर कितना दिया गया, a2 माइनस a1, मतलब कि 3, 8, 13, 18 ऐसे दिया गया है। ये हो गया a1, a2, a3, a4 ऐसे दिया गया है। बोला कि d बराबर क्या होगा, d बराबर a2 माइनस, a2 कितना दिया गया है, 8, a1 कितना दिया गया है, 3, कितना हो जाएगा, 5। ऐसे निकालेंगे। अब बोला गया कि ये निकालने के लिए, और बोलेगा कि इसके आगे वाला ये, इसको निकालने के लिए a3 करने के लिए a3 माइनस a2 कितना दिया गया, 8, 5। सब बराबर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, सार्वंतर में हो जाएगा। ए को क्या मानते हैं, प्रथम पद, डी को सार्वंतर और एन को पदों की संख्या मानेंगे। ठीक है, एन जब भी निकालना रहेगा क्या निकालना है, पदों की संख्या। समांतर श्रेणी के nवां पद, अब देखो कैसे निकालते हैं। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दिया हो, सार्वंतर डी दिया हो, तब इसका nवां पद निकालने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। इसमें क्या है, ये प्रथम पद है, ये पदों की संख्या है, ये क्या होगा, सार्वंतर मतलब दोनों के बीच का अंतर, ये रहेगा टोटल, लास्ट संख्या अंतिम पद। यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद हो, पदों की संख्या दिया हो,
तथा nवां पद अर्थात अंतिम पद l हो। अंतिम पद को क्या चीज से डिनोट करते हैं? l या tn। l बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो सेम है सवाल, an l। लास्ट है और ये क्या है? ये भी सेम आ गया ना, अगर दिया हो तब। एन रखे चाहे एल रखे। n पदों का योगफल निकालें, तो जब भी योग निकालना रहेगा कितना संख्याओं को क्या करें? योग निकालें। जिसे दे देगा 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल निकालें। ये हम लोग का सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a। यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद दिया गया हो, nवां पद अर्थात मतलब अंतिम पद क्या हो? l हो। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो जब भी योग दिया गया हो ये वाला सूत्र लगा लेंगे। Sn n/2 a प्लस कितना an। बताओ an हम क्यों लगाए? an लगाने का मतलब कि देखो वही वाला सूत्र है ना, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, वही वाला सूत्र आ गया। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद l है तथा श्रेणी के सभी पदों का योगफल Sn बराबर n/2 a प्लस l। लास्ट वाला हो गया a प्लस l, ये वाला सूत्र हम लोग का हो जाएगा। अब देखो इस पर सवाल, AP बराबर 7 देखो 7 13 नहीं 205 में कितने पद हैं? इतना तक दिया, कितने पद मतलब बोल दिया कितने पद हैं, मतलब n निकालना है। a बराबर 7, d बराबर 13 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 6। डी बराबर क्यों, कैसे, कहाँ से आया? हम क्या बोल रहे हैं, इसमें से क्या किया जाता है? इसमें घटाया जाता है। मतलब सेकंड वाले को फर्स्ट से घटाएंगे। हाँ, डी कर मतलब चिन्ह देकर। यहाँ पर क्या बताया? माइनस ए। हाँ समझ गए। देखो l बराबर कितना दिया गया है? लास्ट पद 205 कितना हो जाएगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है? 205। a कितना दिया है? 7। n निकालना है हमको, और गुने कितना हो गया? 6। इसमें से इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। d कितना निकला है? डी का मान वो घटाकर जो निकला उसी को गुना करना। हाँ देखो यहाँ 7, यहाँ पे देखो n माइनस 1 कितना दिया है? 6। देखो इसको घटाने के बाद कितना होगा? 198। 6 को नीचे रख लेंगे, इसको कटाने के बाद n माइनस 1 कितने बार में कटा? 33 बराबर n माइनस 1, और इसको ले जाएंगे उधर, 1 को कहाँ लाएंगे? इधर। 33 प्लस 1 कितना हो गया? 34। हाँ चौथावा पद हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? 34 पद। ये जो दिया गया है कितना है? 34वां पद का है। ठीक है, देखो त्रिभुज, इसको बोलते हैं ट्रिंगल। देखो समरूप त्रिभुज क्या होता है? समरूप मतलब समरूप, एक के जैसा चेहरा हो ना। सम मतलब एक ही जैसा का हो, रूप मतलब एक के जैसा चेहरा हो ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं? डुप्लीकेट बोलते हैं, डुप्लीकेट त्रिभुज। दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं कब? उनके संगत कोण बराबर हो, मतलब उनके संगे संगे का कोण क्या होगा? बराबर होगा। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब संगत भुजाओं की परस्पर लंबाई का हो अनुपात में हो, मतलब अनुपात का हो उसका बराबर हो। जैसे कि देखो ABC PQR, इसमें देखो ये 1 दिए है, इसके साथ ये बराबर है, ये 2 दिया है कि इसके साथ ये बराबर, ये 3 दिया है कि ये वाला बराबर है। इतना तक में कोई दिक्कत? इतना में कोनो दिक्कत है? यदि कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P ना, कोण B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर क्या है? कोण R। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? AB बटे PQ, AB बटे कितना? PQ। AC बटे देखो पहले BC बटे QR, ठीक है, और AC बटे क्या हो जाएगा? PR ना हो। तब देखो त्रिभुज ABC ना, ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसका? PQR का। ठीक है, सर्वांगसम मतलब एक के जैसा एकदम ना, सेम टू सेम। और ये देखो अगर कभी भी आ जाए ऐसे अब लेकर के आई जाए, मतलब सर्वांगसम भी है और बराबर भी है ना। ऐसे वो दे दिया ऐसे, तो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम भी, हाँ वो भी आएगा ना। हाल एक आएगा, देखो ऐसे करके रहेगा, और ऐसे करके ऐसे कर दे दिया क्या होगा? सर्वांगसम है लेकिन बराबर नहीं है। अब आते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी एक त्रिभुज के समांतर खींची गई रेखा ना, वो
रेखा भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक यहाँ पर बिंदु, एक यहाँ पर बिंदु, ठीक है, क्या प्रतिच्छेद करती है या काटती है। तो वे बिंदु भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। दोनों को क्या करेगी, एक ही अनुपात में करेगी। हाँ, एक ही अनुपात में, मतलब बराबर बराबर भागों में ही काट देगी। यहाँ से ऐसे तो नहीं ना किया है ना, ऐसे रहेगा, ऐसे तो नहीं ना काटे हैं, नहीं ऐसे काटे हुए हैं। ये क्या रहेगा, समांतर होना चाहिए उसका, समांतर बराबर बराबर भुजाओं में वो क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। अर्थात AD बटे DB, AD कहाँ है, AD है कहीं, AD गलती हुआ है क्या, कहीं ABC DE होना चाहिए ना, यहाँ पर D और E देखो, AD बटे कितना DB, ठीक है, AD बटे DB, फिर क्या होगा AE बटे EC, ठीक है। इस प्रमेय को क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है। कभी आ जाएगा थेल्स प्रमेय बनाने के लिए कि यही है हम लोग का थेल्स प्रमेय, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आधारभूत समानुपात, इसी का विलोम आते हैं। विलोम मतलब उल्टा। यदि किसी एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो, दो भुजाएं अगर एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा की क्या होगी, तीसरी भुजाओं के समानांतर होती है। तो ये तीसरी भुजाओं के क्या रहेगी, समानांतर रहेगी। अगर AD बटे DB, AD कहाँ है, AD यहाँ पर भी D होगा, D AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इसी का विलोम है। इसमें देता का समानांतर करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, DE समानांतर किसका, BC, बस हो गया समानांतर। ये हल करना रहेगा। ये है किसका, थेल्स प्रमेय का विलोम। ये है क्या चीज, थेल्स प्रमेय। अब आते हैं हम लोग समरूपता किस किस तरह से, तीन तरह से देखा जाता है, उसको देखते हैं। पहले रहेगा कोण कोण कोण, मतलब तीनों कोण क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तीनों कोण क्या चीज रहेगा, बराबर। समरूपता से यदि दो त्रिभुजों में संगत बराबर हो, संगत मतलब एक संग का बराबर हो, तो इसका संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये भुजाएं क्या हो, समरूप हो। देखो, ये वाला इसके संग, ये वाला इसके संग, ये वाला इसके साथ। देखो, A बराबर कौन P, B बराबर Q और C बराबर R। समरूप क्या हो जाएगा, ABC। इसमें क्या हो गया, कौन कौन बोला है, कौन ये हो जाएगा, कौन तीनों कौन इसके बराबर है। 180 डिग्री। देखो, ABC और PQR ये क्या है, समरूप है, ठीक है। अब आते हैं भुजा पर। इसको क्या बोलते हैं, भुजा। ये है हम लोग की भुजा, ठीक है, इसको भुजा बोलते हैं। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन। और कितने कोण होते हैं, तीन, ठीक है। यदि हाँ 180 डिग्री। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की समानुपाती हो, मतलब दोनों का समानुपाती हो, तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे कि देखो, AB बटे DE, AB बटे DE, BC बटे EF और AC बटे AC या CA लिख लो, AC लिख सकते हो, AC बटे FD ना, क्या है CA, इधर से लेकर गया है ना, CA बटे FD हो जाएगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC किसके सर्वांग सम, DEF के बराबर, DEF ABC। देखो, ये ले गया इधर से ABC, इधर से योग किधर से जाएगा, DEF इधर से ही जाएगा, ठीक है, इतना तक ना। फिर आगे देखो, नहीं देखो, अगर इधर से हम लोग लेते हैं ACB, अगर लेंगे इधर से भी क्या लेंगे, DFE लेंगे ना, जिधर से ले जाएंगे उधर से ही इसको भी लेंगे, दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे। अब इसको देखो, अब एक आता है SAS, ऐसे करके देखते हैं उसको, हाँ उसको देखते हैं।